हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे 14 जून 2021 का। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो सबसे पहले बात की गई है वो WHO के द्वारा जो चाइना को चाइना के द्वारा जो वुहान से सोर्स वायरस निकलने की बात कही गई है। उस आर्टिकल में विशेषता यही बात कही गई है कि जो वायरस का जो ओरिजिन है वो कहीं से भी हुआ हो, लेकिन उसे उसकी रोकथाम के लिए कुछ सॉलिड जो हैं वो प्रयास किए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे महामारी हैं वो ना फैल सकें। और ये महामारी का फैलना ये बताता है कि सिर्फ विकासशील देशों में नहीं, विकसित देशों में भी इस तरीके का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। और अगर इस में इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर यह किसी लैब से ओरिजिन अगर वायरस नहीं हुआ है और अगर किसी जानवर के थ्रू अगर ये फैला है तो उस जानवर का भी अभी तक पता नहीं लगा है। उस जानवर का अगर पता लग जाए तो हमें उसके होस्ट का भी पता लग जाएगा। ऐसे में इस बीमारी को रोकने और भविष्य में इस प्रकार की जो महामारी फैलती है उसे रोकने में भी हमें मदद मिलेगी। इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। और इनके द्वारा ये बात भी इसमें कही जा रही है कि इस प्रकार के जो वायरसेस अगर वाकई में लैब में पैदा हुए हैं तो इनके लिए कठोर नियम बनाए जाना भी ज़रूरी है। और जो बायोलॉजिकल वेपन हैं, जैविक हथियार हैं, उनसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना होगा और कठोर नियम इनके लिए बनाए जाने चाहिए ताकि इस प्रकार के वायरसों को बनाने से पहले कोई भी देश, विकसित या विकासशील देश या कोई भी कमज़ोर देश है, वो इस प्रकार की कार्य को करने से पहले सोचे कि भविष्य में फिर उसके साथ में कैसी स्थिति उत्पन्न होगी। और इसी के द्वारा इस प्रकार की महामारी अगर बायोलॉजिकल हथियार बनाकर अगर इसको उपयोग किया गया है तो इसे रोका जा सकता है। और इनके द्वारा यहाँ पर कई ऐसे तथ्य भी पेश किए गए हैं जिनसे यह पता लगता है कि ये वायरस या तो मॉडिफाइड वायरस है या किसी लैब के द्वारा ही बायो इंजीनियर कर इसे पैदा किया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि जो इसका जो न्यूक्लियोटाइड है, इसकी जो न्यूक्लिक एसिड की जो संरचना है उसमें अमीनो एसिड में एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पाया गया है। वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन साधारणतः किसी वायरस में नहीं होता है। अगर वो फ्यूरिन क्लीवेज जिसे कहा गया है उस स्थान पर एक पर्टिकुलर साइट है जहाँ पर स्पाइक प्रोटीन जो सॉर्स कोविड-19 का है उसे वहाँ पर लगाया गया है। इस प्रकार की बात भी इस आर्टिकल में कही गई है। कुल मिलाकर इसमें बात यही कही गई है कि अगर ये चाइना के द्वारा किया गया है तो उसे खोज कर उसकी छानबीन कर चाइना को उसके हिसाब से पाबंद किया जाना चाहिए। और अगर किसी जानवर के थ्रू के द्वारा अगर यह वायरस फैला है तो उसका भी पता लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार से ही और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक महामारी और बायोलॉजिकल वेपन जो हैं, जैविक हथियार हैं, उनसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय संधि और अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए जाने चाहिए ताकि ऐसे हादसे वापस ना हो सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो अभी हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने जो डाटा प्रस्तुत किया है भारत के कोर बिजनेस के लिहाज से और कंज्यूमर की परचेजिंग पावर के लिहाज से जो अभी डाटा प्रस्तुत किया था उसके ऊपर यह लेख है। इस लेख में बताया गया है कि जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने जो डाटा प्रस्तुत किया है इस फिस्कल ईयर के लिए, उसमें जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स है वह उसमें काफ़ी गिरावट आई है। और जो कोर 8 जो मुख्य प्रमुख 8 जो हमारे एरियाज़ हैं बिजनेस के और व्यवसाय के, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिली है। मेनली ये कमी माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में आई है, जिसमें कि काफ़ी कमी आई है और महीने दर महीने इसमें कमी आती ही जा रही है। ऐसा वाकई में कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसके द्वारा ही हुआ है। और इसके बाद में जो ये कमी आई है वो 77.6% तक कमी आई है, जो कि पूरी जीडीपी का 12.6% मार्च में ही कमी आई है और उसके बाद में 13% की कमी आई है।
जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल आउटपुट में 13% की कमी को दर्शाता है। इस प्रकार से कुछ डाटा इस लेख में प्रस्तुत किया गया है और यह बताया गया है कि किस प्रकार जो देश की इकोनॉमी में भारी गिरावट आई है, उस इकोनॉमी को इस पैंडेमिक के ऊपर, इस महामारी के ऊपर ही थोपना ठीक नहीं होगा और महामारी से के कारण से हो रहे नुकसान से ऊपर उठकर हमें इसका जो रिकवरी का जो प्रोसेस है उसे देखना होगा और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक निर्देशित डिमांड क्रिएट करे और साल है और जो आगे जो साल आ रहा है उस साल में इससे संबंधित जो भी उपाय हैं उन उपायों को किया जाए और तेज गति से इन उपायों को किया जाना होगा। अगर हम अभी भी सोच बैठे, अगर ये सोचते रहे कि ये अपने आप ऊपर होगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गिरावट है जो काफ़ी निचले स्तर पर आ गई है और इसके लिए बहुत ही त्वरित गति से और एकदम सटीक उपाय किया जाना ही ठीक होगा, ऐसा इस लेख में बताया गया है। दोस्तों, आज समझते हैं कि इंडस्ट्रियल इंडेक्स जो होता है प्रोडक्शन का, वह क्या होता है। दोस्तों, यह एक सूचकांक होता है जो विभिन्न क्षेत्रों के विकास को प्रस्तुत करता है, जैसे कि खनिज, खनन, बिजली और विनिर्माण। इसमें सांख्यिकी और कार्यक्रम समन्वय मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय आता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस आता है, उसके द्वारा यह मासिक रूप से संकलित किया जाता है। इसके अलावा IIP एक समग्र संकेतक है जो कि प्रमुख क्षेत्र एवं उपयोग आधारित क्षेत्र के आधार पर आंकड़े उपलब्ध कराता है। यह प्रमुख क्षेत्र निम्न है। इसमें रिफाइनरी सबसे पहले है और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी है, इस्पात है, कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, सीमेंट है और उर्वरक है। दोस्तों, इनके पोर्शन के हिसाब से भी यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है और ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं जो भारत के कोर इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। IIP में जो मासिक आंकड़े दिए जाते हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं और इन आंकड़ों को 1-2 महीने के बाद ही संशोधित किया जाता है, इसलिए इसे त्वरित अनुमान कहा जाता है। चूँकि ये एकदम लेटेस्ट आंकड़े होते हैं, एकदम महीने और 2 महीने के अंतराल से ही इन्हें अपडेट किया जाता है, इसलिए ये आंकड़े जो हैं वो त्वरित अनुमान हमें बताते हैं कि इस प्रकार की स्थिति इन 8 कोर क्षेत्रों में अभी है। चूँकि 1 वर्ष के प्रोजेक्ट के लिए केवल 1 माह के आंकड़ों को आधार नहीं बनाया जा सकता, इसलिए पूरे वर्ष का होना चाहिए। एक पूरे वर्ष का भी IIP निकाला जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे सुझाव दिया गया है कि 1 महीने में किसी भी स्थिति को मापना ठीक नहीं है और सही स्थिति का आकलन भी नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में 1 महीने के आंकड़ों के आधार पर 1 वर्ष का प्रोजेक्ट भी निकाला जाना चाहिए, ताकि जो ओवरऑल स्थिति 1 वर्ष में है, एक फाइनेंशियल ईयर में जो स्थिति बनती है वो हमें पता लग सके। दोस्तों, को आज कुछ बातें हैं जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के बारे में आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रूप में की गई थी और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के सांख्यिक गतिविधियां इसके द्वारा की जाती हैं और यह राष्ट्रीय खातों को तैयार करता है और औद्योगिक आंकड़ों को संकलित एवं प्रकाशित करने के साथ ही आर्थिक जनगणना और सर्वेक्षण का कार्य भी करता है। यह देश में सतत विकास लक्ष्यों की सांख्यिकी निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है। दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं यूनाइटेड नेशन के, उनके लिए जो कैलकुलेशन करनी होती है वो किस प्रकार से हमारे देश में उसके ऊपर कार्य हो रहा है और स्टेट लेवल पे भी यह डाटा प्रस्तुत किया जाता है। स्टेट लेवल पे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं, सतत विकास लक्ष्य जो हैं, उन्हें कितना बारीकी से अपनाया जा रहा है, उन पर कितना केंद्रीकृत कार्य किया जा रहा है, इस बात की निगरानी भी जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस रखता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय रखता है। तो यह कुछ जानकारी है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के बारे में। दोस्तों, जो सस्टेनेबल गोल्स हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सस्टेनेबल गोल्स क्या हैं और कितने हैं। तो टोटल 17 सस्टेनेबल गोल्स होते हैं। इसमें सबसे पहला नो पॉवर्टी है, दूसरा जीरो हंगर है, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है। दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, जो अभी पेंडेमिक चल रहा है उसे गुड हेल्थ और वेलबींग से जोड़कर देखा जा सकता है और इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि यह कौन से सस्टेनेबल गोल से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, ये तीसरा सस्टेनेबल गोल है और गुड हेल्थ और वेलबींग
के नाम से यह है। इसके बाद आता है क्वालिटी एजुकेशन, फिर जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, reduce inequalities, sustainable cities and commodities, responsible consumption and production। दोस्तों ये सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कमोडिटी जो हैं इसके आधार पर ही जो ज़िलों में, राज्यों में जो सस्टेनेबल गोल्स का जो पैमाना तैयार किया जाता है वो इसके अंतर्गत आता है। प्रत्येक सिटी में जो हम स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो सिटी की जो रैंकिंग दी जाती है उसको भी इसी के अंतर्गत शामिल किया गया है। 11 नंबर का ये गोल है। इसके बाद आता है रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, फिर उसके बाद क्लाइमेट एक्शन आता है, लाइफ ब्लो वाटर आता है और लाइफ ऑन लैंड आता है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन आता है, फिर उसके बाद पार्टनरशिप फॉर द गोल आता है। इन गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी पार्टनरशिप करनी पड़ती है उसके लिए यह सस्टेनेबल गोल 17 नंबर का रखा गया है। तो यह टोटल 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सतत विकास लक्ष्य हैं, इनको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इन्हें निर्धारित किया गया है और प्रत्येक देश जो यूनाइटेड नेशन का सदस्य है उनको इसके ऊपर कार्य करना होता है और इसी के आधार पर अपने देश का विकास आगे बढ़ाना होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है और साइबर सिक्योरिटी के द्वारा जो भी थ्रेट अभी उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी हैकिंग का प्रोसेस किया जा रहा है उसके बारे में इस आर्टिकल में बात की जा रही है और यह बताया जा रहा है कि जो साइबर अटैक्स हैं वो बहुत ही घातक हैं और धीरे धीरे ये और भी ख़तरनाक होते जा रहे हैं। हाल ही में जो अमेरिका पर जो अटैक हुए पिछले 1 साल में इन्होंने सोलर विंड्स के नाम से बताया है कि ये सोलर विंड्स की तरह थे और यूएस की जितने भी गवर्नमेंटल एजेंसीज थी और डिफेंस से रिलेटेड और अन्य जो एजेंसीज थी एनर्जी से रिलेटेड और कई मुख्य डिपार्टमेंट की वेबसाइट थी उन्हें हैक कर लिया गया था और इसकी जो हैक करने की जो जिम्मेदारी थी वो चाइनीज़ ग्रुप ने हैफिनियम के द्वारा किया गया था और रशिया पर भी इस इल्ज़ाम को लगाया गया था कि उनके द्वारा यह साइबर अटैक किया गया है। इस प्रकार की बातें देखिए विकसित देशों में भी होती रहती हैं, विकासशील देश ही इसके संकट से नहीं जूझ रहे हैं, विकसित देशों में भी यह परेशानी है। जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो विशेष प्रकार के वायरस बनाकर जैसे रैंसमवेयर होते हैं और फिशिंग की जो प्रॉब्लम होती है उसे कर कई बार जो रैंसम होते हैं वो से भी फिरौती होती है उसे भी मांगते हैं और कई मिलियन डॉलर की फिरौती पहले मांगी भी जा चुकी है। अरामेको जो ईरान की एक तेल कंपनी है उसके सारे डेटाबेस को हैक कर लिया गया था एक साइबर क्रिमिनल्स के गैंग के द्वारा और अरामेको को डाटा वापस से प्रोवाइड करने के लिए उनके कंप्यूटर वापस से ठीक करने के लिए एक बड़ी राशि की मांग की गई थी, जिस बड़ी राशि को दिया भी गया था। यह बड़ी राशि बिटकॉइन के रूप में दी गई थी जिससे उसके ओरिजिन और वह राशि किसे मिली है इसका पता लगाना भी संभव नहीं हो पाया। तो इस तरीके की परेशानी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा जो सिविलियंस हैं उनको भी आजकल टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों इनके द्वारा बताया गया है कि जैसे अभी महामारी का समय चल रहा है, उस महामारी के समय में आज के समय में जो भी इम्पोर्टेंस है वो डाटा को दी जा रही है। ऐसे में इन लोगों का डाटा, इन पेशेंट का डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी पर्टिकुलर आदमी के डाटा को चुराकर, किसी इम्पोर्टेंट आदमी के डाटा को चुराकर उससे भी इस प्रकार की मांग की जा सकती है जो रैंसमवेयर या फिशिंग से रिलेटेड हो सकती है। इसके अलावा कि किसी पर्सनल आदमी का जो बैंकिंग सिस्टम है उसे भी हैक किया जा सकता है और बैंकिंग सिस्टम को हैक पहले भी किया जा चुका है और इसकी संभावना अब लोकल लेवल पर भी बहुत अधिक हो गई है, क्योंकि लोकल लेवल पर जो डाटा है वह अब सुरक्षित नहीं है और डाटा को सुरक्षित करने की जो आवश्यकता है उसकी तरफ इस आर्टिकल में ध्यान केंद्रित किया गया है और बताया गया है कि इस डाटा को संधारित करना कितना आवश्यक है और लोकल लेवल पे जो इनको संरक्षित करने की जरूरत है उसके बारे में बताया गया है। साथ ही बताया गया है कि जो सैन्य साइबर योजनाओं का जो
योजनाकारों का जो अभी प्रोसेस चल रहा है वो 0 डे पे चल रहा है। 0 डे का अर्थ यह होता है कि जब जो भी सॉफ्टवेयर भेदकर्ता के खिलाफ सुरक्षा स्थापित करने का रहा है, इसमें एक विकसित प्रणाली को पंगु बनाने की क्षमता है और ये बहुत लंबे समय तक किसी को पता भी नहीं चलता। तो इससे इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को 0 डे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। 0 डे के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। ये इस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में काफी समय तक रहते हैं, लेकिन इनका पता कंप्यूटर चलाने वाले को नहीं रहता है। साइबर से रिलेटेड यह हथियार होते हैं और जो कंप्यूटर पे किए गए सारे कार्यों की जानकारी, सारे क्रियाकलापों की जानकारी यह एक सर्वर जिसके द्वारा यह छोड़ा जाता है उस सर्वर पे एकत्रित करते रहते हैं। इस प्रकार एक कंप्यूटर की जानकारी जो कि कॉन्फिडेंशियल भी हो सकती है और आम जानकारी भी हो सकती है, वह जानकारी इसके द्वारा अन्य सर्वर पर चली जाती है और उनके द्वारा उसे हैक कर लिया जाता है। इस तरीके का अब तक का सबसे प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर जो है 0 डे सॉफ्टवेयर है वो स्टक्सनेट है, जो कि ईरान की जो यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम है एरामेको, उसको इन्होंने पंगु कर दिया था, उसको इन्होंने खराब कर दिया था और एक बहुत बड़ी राशि फिरौती के रूप में मांगी गई थी इसे वापस से चालू करने के लिए, जिसे इन्होंने दिया भी था। इसके अलावा डेटा जीवन चक्र जो मोटे तौर पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। डाटा को इन्होंने कहा है कि इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि पहला, जब ये डाटा बन रहा होता है तब ये डाटा इन रेस्ट होता है, जब इसे बनाया जाता है और संग्रहित करके उसी स्थान पर रखा जाता है जहां पर इसे बनाया गया है। इसके अलावा सेकंड स्टेज में डेटा इन मोशन होता है, जब यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित किया जाता है किसी नेटवर्क के द्वारा, जो नेटवर्क सुरक्षित नहीं होता है। और तीसरा होता है डेटा इन यूज, जब इसका उपयोग किया जा रहा है। इसका मतलब जब डेटा को भेजा जाता है तो अगला जब रिसीवर इसे रिसीव करता है और उपयोग करता है तो इसे डेटा इन यूज कहा जाता है। इस प्रकार डेटा का जो साइकिल होता है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा जो आजकल साइबर जो सुरक्षा सलाहकार हैं, सुरक्षा की योजनाकार हैं, उन्होंने जीरो ट्रस्ट बेस्ड पॉलिसीज आजकल बनानी शुरू कर दी हैं। इसका मतलब यह होता है कि आप इंटरनेट पर किसी भी चीज़ पर ट्रस्ट ना करें और जो डिवाइस हैं उसके ऊपर भी ट्रस्ट ना करें, जो पहचान आपसे मांगी जाती है उसके ऊपर भी ट्रस्ट ना करें, और जो भी कोई संवेदनशील डाटा आपसे नेटवर्क पे माना जाता है उसके ऊपर भी आप ट्रस्ट ना करें और अपना डाटा किसी को भी ना दें। आपके पास में जो भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी है उसे किसी को भी प्रोवाइड ना कराएं। ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। तो ये इस आर्टिकल से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि 0 डे किस चीज़ से संबंधित है या इसकी क्या परिभाषा है, तो आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा इस आर्टिकल में जो महत्वपूर्ण बात करी गई है वो प्रिपरेशन के आधार पर की गई है। जो हमारे देश में जो कानून का लॉ है और बाकी विकसित देशों में भी स्थिति खराब है, लेकिन भारत में स्थिति और भी ज़्यादा खराब है। भारत में इस प्रकार का साइबर सिक्योरिटी से लेकर कोई विशेष कानून नहीं है, और अगर कोई कानून बनाया भी गया है तो उसका जो चलन है, उसे जो काम में लेने की प्रक्रिया है वो बहुत ही धीमी और लचीली है। और इस प्रकार से जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी क्राइम होता है उसमें जो भी मुलजिम होता है उसे सज़ा नहीं मिल पाती है। और इस प्रकार जो साइबर से रिलेटेड क्राइम होता है उसका में क्राइम करने वाला बच जाता है और जनता को नुकसान उठाना पड़ता है। इसकी तरफ सरकार को काम करना चाहिए और ठोस साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड नियम बनाने चाहिए जिससे कि देश की सुरक्षा हो सके और साथ साथ ही देश के नागरिकों की सुरक्षा भी हो सके। ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। विशेष इस आर्टिकल में ये परिभाषाएं हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात कही गई है वो बायो सिक्योर फ्यूचर से रिलेटेड कही गई है। ये हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में एक महामारी का दौर चल रहा है और इस महामारी ने भारत को ही नहीं पूरे विश्व को अपने जाल में जकड़ा हुआ है और उसे नुकसान पहुंचा है। ऐसी स्थिति में जहां एक लैब में कहा जा रहा है कि एक लैब में इस प्रकार के वायरस को बनाया गया है, और यह सच भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की गतिविधि को भविष्य में होने से रोका जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लैब में दोनों प्रकार के कार्य
कार्य किए जा सकते हैं। किसी का जीवन बचाने के लिए रिसर्च भी हो सकती है, शोध भी हो सकता है, और इस प्रकार के वायरस बनाने के लिए, बायो वेपन बनाने के लिए भी शोध हो सकता है। तो इस प्रकार की दोनों चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को रोकने के लिए एक वैश्विक स्तर पर एक नियम की ज़रूरत है, और इस नियम को बनाए जाकर उसे कड़ाई से पालना कराने की ज़रूरत है। और सिंथेटिक बायोलॉजी की जो शाखाएं जिनकी हमने अभी बात की है, एक लैब में दो प्रकार के कार्य हो सकते हैं, जिसमें संवर्धन भी हो सकता है और विनाशकारी कार्य भी हो सकता है। इन दोनों को विभाजित करना आपस में बहुत ज़रूरी है, और इन लैब्स पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती हैं, जिनमें ऐसे कार्य हो सकते हैं, उन पर भी लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। इनके द्वारा यहाँ पर जो WMD क्या कहा गया है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा गया है। इनमें 3 प्रकार के WMD इन्होंने बताए हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिससे बड़े लेवल पर विनाश हो सकता है। उसमें सबसे पहले परमाणु हथियारों को बताया गया है। परमाणु हथियारों से संबंधित कई संधियाँ आज वैश्विक स्तर पर स्थित हैं, और उनके द्वारा सुरक्षा पर ध्यान भी दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरा इन्होंने बताया गया है वो केमिकल बताया गया है। केमिकल हथियार जो हैं उनके ऊपर भी कई तरीके के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और क्रियान्वयन निकाय बनाए जा चुके हैं, लेकिन जो जैविक हथियार हैं उनके लिए 1972 में एक जैविक और विश्व हथियार सम्मेलन बनाया गया था, लेकिन उसका कोई क्रियान्वयन करने वाला निकाय नहीं है और इसका कोई सत्यापन का मापदंड नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसके अंतर्गत अगर किसी देश के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा अगर कोई गलत काम किया जाता है, अगर कोई कार्य किया जाता है, तो उसे हटाने के लिए या उसे दंडित करने के लिए इनमें कोई प्रावधान विशेष नहीं है। और इसी कारण से जो जैविक हथियार हैं वो अभी काफ़ी समय से हम देख रहे हैं बनाए जा रहे हैं, चाहे वो एंथ्रेक्स से लेकर कोविड-19 तक की बात हो। कोविड-19 के केस में भी यही कहा जा रहा है कि यह वुहान की लैब से निकला है, हालांकि इसका अभी सत्यापन नहीं हुआ है। इस सत्यापन के बाद में ही कुछ पुख्ता जानकारी इसके बारे में कही जा सकती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में यही है कि जो जैविक हथियार हैं उन जैविक हथियारों को सुरक्षित रखने के लिए इन लैब्स में जो भी कार्य हो रहा है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और जो आर्टिकल इनके द्वारा बनाए जा रहे हैं, जो संधियां इनके द्वारा बनाई जा रही हैं, उन्हें प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। सिर्फ ये संधियां जैविक हथियार से संबंधित संधि में अभी कोई विशेष ध्यान ना तो भारत की तरफ से दिया गया है और ना ही वैश्विक स्तर पर इसमें कोई ध्यान दिया गया है। तो इस प्रकार की संधियों को बनाया जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की महामारी ना फैले, और अगर कोई देश या कोई संस्था अगर इस प्रकार का कृत्य करने की कोशिश करती है तो उसे कठोर दंड से दंडित किया जा सके। इसी के बारे में यह आर्टिकल कहा गया है कि इस प्रकार की चीज़ें होने से रोकने के लिए, जैविक हथियार से संबंधित परेशानी होने के लिए जो हमें ज़रूरत है, वो अभी तुरंत प्रभाव से ज़रूरत है, वो है एक वैश्विक संधि की, एक वैश्विक सम्मेलन की, जिसका कड़ाई से पालन किया जा सके, जो मिनिस्टर लेवल पे हो और प्रत्येक देश में उसका कड़ाई से पालन किया जाए, और इस प्रकार का जो लेवल है वो तैयार किया जाए कि इस प्रकार की महामारी से संबंधित कोई भी अगर हानि भविष्य में होने की संभावना हो तो उसे रोका जा सके। तो दोस्तों, ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उसे भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।